नदीम मलिक साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। जब हम बार बार ग्रोथ की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात आती है। इस पूरे बजट में या स्पीच में मुझे तो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिया है कि किसी किस्म के ऐसे रिलीफ की बात की जाए या ये बात की जाए कि हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस तरीके से कम करनी है। कुछ टैक्स में रिलीफ की बात तो हो रही है, लेकिन बिजली का टैरिफ तो वैसे ही ज़्यादा है। फिर उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी हमारी ज़्यादा ही है। तो और वज़ीर आज़म दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि इस बजट के बाद जो मईशत का पहिया है वो बहुत तेज़ी से चलना शुरू हो जाएगा। ये ग्रोथ की तरफ फिर हम कैसे जाएंगे? बस आस रखेंगे और अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला कुछ ऐसी रहमत कर दे कि हम ग्रोथ की तरफ चले जाएं। कोई स्ट्रेटेजी तो बहरहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन जो बजट में आमतौर पर इनकम और एक्सपेंडिचर्स की डिटेल होती है, तो ज्यादा फोकस बहस का मेरे ख्याल में टैक्सेस के ऊपर रहना या एक्सपेंडिचर्स के ऊपर रहना, वो उसकी बजट है ही एक आपकी फिजिकल स्टेटमेंट है, तो उसी के ऊपर रहना चाहिए। अभी आप टैक्सेस की बात कर रहे हैं, तो टैक्सेस में 17.6% इन्होंने प्रोजेक्शन दी है अगले साल के लिए। 13,000 अरब का इस साल का टारगेट है, तो अगले साल के 15,264 की प्रोजेक्शन दी है। अब ये 17.6% की ग्रोथ जो है कम बेश ये बन जाएगी आपकी 2264 अरब रुपए। 2264 अरब रुपए में से आपकी 4% इन्होंने जीडीपी ग्रोथ रखी है और 8.2% की इन्फ्लेशन है। तो ये 12% की नॉमिनल ग्रोथ बनती है। जो ऊपर से 5.6% है या 6% की बाकी की जो ग्रोथ है, वो ये कैसे लेंगे? वो एडिशनल टैक्सेस से लेंगे जो अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किए। वो आपको मिलेंगे कि सेल्स टैक्स की हमने एग्जम्पशंस विड्रॉ कर दी है। बड़ी एक महफूज सी टर्म। एक्चुअली वो सेल्स टैक्स लगना शुरू होता है, तो जिस आइटम पे लगता है वो कहते हैं ये पहले एग्जाम था, हमने लगा दिया। तो वो अभी डिटेल्स आना बाकी है, किस किस पे वो लगनी है। वो मेरे ख्याल में बहुत सारे आइटम होंगे। 400-500 अरब के, 600 अरब के इजाफी टैक्सेस की डिटेल आनी चाहिए, फिर पता चलेगा कि इन्होंने अगले साल का रेवेन्यू टारगेट कितना लेना है। जो मैंने आपको 12% की ग्रोथ बताई कि जीडीपी और इन्फ्लेशन के साथ बनती है, वो भी ऑटोमेटिकली पूरी 12% आती नहीं। 12% की नॉमिनल ग्रोथ आनी चाहिए आइडियली। हो सकता है उसमें से वो 12% की बजाय वो 8% आए या 9% आए। बाकी के लिए इन्हें इजाफी इकदाम लेने हैं, और वो इजाफी इकदाम जो फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच है उसमें तो दो भी नजर नहीं आए। वो फाइनेंस बिल या तो पढ़ के उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तो या स्टेप बाय स्टेप जब ये ऐसा रोज जारी करेंगे तो उससे समझ आएंगे। जब आपकी ग्रोथ ना हो रही हो ना इकोनॉमी में, तो आपकी टैक्सेस की ग्रोथ नीचे चली जाती है। ये एक बिल्कुल फंडामेंटल प्रिंसिपल। आपकी इकोनॉमी अगर फास्ट ग्रोइंग मोड में 6-7% से ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो उसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है कि आपको ज्यादा रेवेन्यू दे रहे हैं। अगर आपकी इकोनॉमी बिल्कुल आपने ग्रोथ स्टाइफल की हुई है, तो आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर का नंबर है वो भी आपने लाइफ स्टॉक की ग्रोथ दिखा के ना, गधे घोड़े भैंसे हैं उसमें इजाफा दिखा के बनाया हुआ है, तो फिर आपको उनसे टैक्स थोड़ी मिलना है। गधे ज्यादा हो गया तो टैक्स ज्यादा थोड़ी आएगा। तो इन्होंने तो लाइफ स्टॉक की ग्रोथ बहुत ज्यादा दिखाई हुई है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर हो सकता है पिछले 3-4 सालों की कंटिन्यूस लो बेस के बाद इस साल ऊपर गया हो, लेकिन स्मॉल स्केल में नंबर तो सारा टेबल पे बैठ के प्रोजेक्शन से बनाते हैं, तो इनके नंबर्स में काफी इश्यूज हैं, जेन्युइन नहीं है वो नंबर्स। तो इनका बजट जो ओवरऑल जितना होना चाहिए था ना, एक आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज करनी चाहिए थी कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट एफडीआई आनी शुरू हो जाए। उस टाइप की तो दो इकदाम भी नहीं है। कोई एक चीज बता दें, हम लोगों को बता सकें कि ये काम करने से ये शुरू हो जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो टैक्सेस की शरह इन्होंने काम किया, वो दुरुस्त काम किया है। क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में असल टारगेट और असल जो चैलेंज है, बल्कि टारगेट भी नहीं कहना चाहिए, चैलेंज ये है कि ब्लैक इनकम है वो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही। तो आप उसको 1%, 1.5% की शरहों से टैक्स करें। सिर्फ उसको कोशिश करें कि वो टैक्स नेक्स्ट में वो असासे आने शुरू हो जाए। इन्होंने किया ये कि टैक्स लगाया तो सीधे 4-4% से, 5-5% से लोग उसके ऊपर फिर वो करते हैं कि वो जो वैल्यू 10 करोड़ का सौदा है, 5 करोड़ का डिक्लेयर करते हैं, टैक्स उतना मिलता नहीं है। तो आप स्टार्ट ही लो बेस से, लो रेट से शुरू करें। 1%, 1.25%, 1.5% इस शरहों से शुरू करें, ताकि किसी के पास बेईमानी करने के लिए इंसेंटिव ना हो, और वो तमाम असासे जो आपके टैक्स नेट में आने शुरू हो जाए। दुरुस्त है, लेकिन बियॉन्ड दैट अगर रियल स्टेट से आगे निकलते हैं, तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए कौन सी पॉलिसी है जिसके नतीजे में हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी, जॉब क्रिएशन होगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। आपकी पिछले 4 साल की एवरेज ग्रोथ रेट जो है शहबाज शरीफ की हुकूमत के नीचे, पीडीएम पहले वाली भी और पीडीएम दूसरी करंट वाली भी मिला लें, तो 2.3% एवरेज जीडीपी ग्रोथ है इनकी 4 साल की। 2.5% की पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट तो आसमान को छू रही है। ये कहते हैं हमने बड़ा ग्रोथ ओरिएंटेड बजट दे दिया। ग्रोथ नाम की इसमें कोई चीज नहीं है, ना इससे डेवलपमेंट होगी ना सरमायाकारी होगी। बिल्कुल। और अफसार जी। साहब, ज़ाहिर है जब हम बजट को देखते हैं तो उसका ज़्यादा मकसद यही है कि किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन करनी है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि मलिक साहब भी जिक्र कर रहे हैं, बेरोज़गारी मुसलसल बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हम जैसे कि देख रहे हैं उसका जो रेट है, परसेंटेज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये जो टैक्स हदफ FBR के लिए रखा गया है,
ये 18,771 अरब रुपए का जो टैक्स हदफ है, ये भी हम देख रहे हैं कि ये मुसलसल बढ़ता जाएगा। सॉरी, 15,267 अरब का, इसमें 265 अरब इजाफी हैं। ये इजाफी टैक्स फिर कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा, किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा अगर टैक्स नेट ब्रॉडन नहीं होता? देखिए, जो छोटे ताजरों के लिए नई स्कीम उन्होंने अनाउंस की है उसमें से कुछ होगा, और वैसे भी एक ग्रोथ होती है, जो भी नॉर्मल ग्रोथ होगी इकोनॉमी में उससे टैक्स ग्रोथ में जो कमी आएगी वो है प्रोजेक्शन। और तीसरी चीज़ ये है कि जितना भी टैक्स आपका कलेक्ट हुआ हो या टारगेट अचीव हुआ हो या ना हुआ हो, पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा ही रखा जाता है, और इसलिए ताकि FBR ज़्यादा काम करे, जो कि वो नहीं करता। और यही बदकिस्मती की बात है। कल वो नाराज़ भी हो गए। परसों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में FBR के चेयरमैन राना शहबाज, हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर, उनके बारे में उन्होंने बातें शुरू कर दी। तो ये इससे लगता है कि उनके आसाब शायद चटक गए हैं, और प्रेशर इतना है, इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है FBR के लोगों को दिए गए पिछले साल, टारगेट्स फिर भी अचीव नहीं हुए, और करप्शन इतनी है, और हर बंदा डरता है टैक्स वालों से। इसलिए नहीं कि वो टैक्स देना नहीं चाहता, इसलिए कि ये तंग बहुत करते हैं। और अभी जो बात हो रही थी, एक पेज का वो होगा टैक्स रिटर्न, बाकी सबके लिए एक पेज का क्यों नहीं है? इतने लंबे लंबे वो फॉर्म्स होते हैं, उसके लिए आपको कोई ना कोई टैक्स कंसल्टेंट भी हायर करना पड़ता है। खैर, ये टैक्स रिटर्न की तो आप टैक्स कलेक्शन की जो आप बात कर रहे हैं, हमें ये भी तो देखना चाहिए ना कि हमारी पॉलिसीज़ क्या हैं। इकॉनमी की जब आपने बात की है कि इकॉनमी ग्रो कैसे करेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ नहीं रही, लोकल इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी में। ये जैसे अभी नदीम मलिक साहब जिक्र कर रहे थे, 4 साल इस हुकूमत को तो हो गए हैं, 5वां बजट इन्होंने पेश किया है। चले आप ना 4 साल ना माने, 2.5 साल तो हो गए ना। आधी इनकी जो टेन्योर है वो गुजर गया। अब आधी टेन्योर के बाद मतलब ये है कि अब डहलान की तरफ सफ़र जारी है। डहलान की तरफ जब सफ़र जारी होता है ना, तो फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं करता, वो और नीचे जाता है। इनके पास पहले ही 2 साल या पहला साल बहुत अहम होता है, फिर दूसरा साल बहुत अहम होता है। उसमें आपने पॉलिसीज़ लानी होती हैं, उसमें आपने अट्रैक्ट करनी होती है इन्वेस्टमेंट। लोगों के जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर ख़ास तौर पे, और लोकल इन्वेस्टर भी, उनको बताना होता है कि हमारी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी है, वो नहीं है हमारे। फिर हमारा जो जुडिशल सिस्टम में जो ख़राबी है, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए पाकिस्तान में। फिर आपने जिस तरीके से ये PIA की प्राइवेटाइजेशन की है, और की भी है कि नहीं की, अभी यही नहीं समझ आ रही। तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जिसे कहते हैं सिरे चढ़ा हो। जब कोई काम भी सिरे नहीं चढ़ता, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप यही करते हैं कि आप ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम हैं, इनमें आप इजाफा कर देते हैं लोगों को खुश करने के लिए, अपने सियासी इत्तेहादियों को खुश करने के लिए। मेरी इस पे एक अपनी राय है, जिस पे बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ है। उनका ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा काम है और गरीब की जेब में पैसा जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि जितना ये पैसा है, 838 बिलियन रुपीस, मतलब तकरीबन 1 ट्रिलियन के करीब ये रकम पहुंचने वाली है, और ये 1 साल में आपने देना है। इसमें कितना खुर्द होता है, कितना असल लोगों तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। और फिर इसके बाद ये है कि जब आप एक कौम को, ये इंसान की नफ्सियात है, जब आप किसी भी शख्स को, मुझे आप घर बिठा के पैसे देना शुरू कर दें, मैं भी काम करना किसी वक्त छोड़ दूंगा, या इंसेंटिव कम हो जाएगा मेरे लिए काम करने का। इसकी बजाय इस पैसे को, यही पैसा आपने देना है गरीबों को, उनकी जेब तक पहुंचाना है, कोई इंसेंटिवाइज करते इसको, कुछ तो बेंचमार्क्स रखते कि आप ये कर लें, वो कर लें, यहाँ पे ये स्किल हासिल करके ये काम शुरू कर दें, तो आपको ये इतने पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। या आप उनके लिए जो उन्होंने चीज़ें ख़रीदनी हैं, वहाँ पे उन्हें किसी और तरीके से आप जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनकी कीमतों में कमी लें। ये नहीं हम कर रहे। हम ये कर रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाते हैं, पेट्रोल पे भी टैक्स है, आप बिजली के बिल में कितने टैक्सेस आते हैं, आपने चाहे बिजली कम इस्तेमाल की हो, चाहे आपके घर में 20 एयर कंडीशनर लगे हों, सारे टैक्सेस आपको देने पड़ते हैं। एक AC लगा हो या 20 लगे हों, सारे टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। और उसके बाद फिर इसी तरह पेट्रोल में
1 लीटर भी आपने खरीदना है तो भी टैक्स देना है, आपने 100 लीटर खरीदना है तो भी टैक्स देना है। लेकिन जब आप बात करते हैं अभी जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं, अब गाड़ियाँ गिनने कितनी हैं इस मुल्क में बड़ी, उनके ओनर्स कितने हैं, क्या वो सब टैक्स नेट में हैं? 1 कनाल के कितने घर हैं इस मुल्क में, यानी 1 कनाल या उससे बड़े, वो टैक्स नेट में हैं? जो फॉरेन ट्रैवल करते हैं लोग कितने हैं वो? ये क्लब्स हैं, बहुत सारे एलीट के क्लब्स हैं, इनके मेंबर्स हैं, वो कितने टैक्स नेट में? मैं कितनी चीज़ें आपको गिनवाऊँ। हज और उम्रे पे लोग इतना जाते हैं हर साल। मतलब कुछ तो ख्याल करें ये कि आम आदमी को आप निचोड़े जा रहे हैं और फिर गरीब की मदद के नाम पे 838 अरब रुपया और जाता है, जो एक हमारे जो लीकी सिस्टम है, हमारा करप्ट सिस्टम है, उसमें से बहुत सारा लीक हो जाता है। वो आम आदमी तक जो फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं पहुंच सकता। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ, कलेक्शन में भी और एक्सपेंडिचर में भी, दोनों तरफ ही हमारा निज़ाम जो है वो इस वक्त ख़राब हो चुका है।